सकता है कि पेशेंट 4 से 6 महीने के दौरान ठीक रहे और फिर उसको जो है वो इसकी अलामात ज़ाहिर हों। मेरा नाम सना मरियम है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर को उर्दू में दो कतबी बीमारी भी कहा जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर दो तरह का होता है, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2। अक्सर औक़ात देखने में आया है कि लोग क्लिनिक पे आते हैं और वो कहते हैं कि हमें बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। जब उनसे मालूम किया जाता है कि आपकी अलामात क्या हैं, तो वो कहते हैं कि कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं और कभी बहुत उदास हो जाते हैं, और ये सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है। क्या ये बाइपोलर डिसऑर्डर है? तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक प्योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके 2 फेजेस होते हैं, एक मैनिक फेज़ और एक डिप्रेशन फेज़। मैनिक फेज़ में ये होता है कि जो पेशेंट है उसका मूड बहुत अप हो जाता है और उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, और इसकी वजह से उसके में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। उसमें एक एवरेज इंसान से ज़्यादा एनर्जी होती है, मतलब उसमें काम करने की जो सलाहियतें हैं वो बढ़ जाती हैं। उसमें ये है कि वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करता है, दिन भर कुछ ना कुछ करता रहता है कि उसकी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। और इसमें एक और अलामात जो होती है वो ये होती है कि इनमें नींद की ज़रूरत इनको महसूस ही नहीं होती। 2 या 3 घंटे भी सोएंगे तो ये फ़्रेश फील करेंगे और ऐसे कि जैसे 7 से 8 घंटे इन्होंने नींद ली है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये है कि इनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत वीक हो जाती है, और इसकी वजह से ये ऐसे कुछ बिज़नेस या ऐसे कुछ लाइफ में स्टेप्स ले लेते हैं कि जिसकी वजह से इनको बहुत बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। और इसमें एक और चीज़ देखी गई है वो ये है कि जैसे जैसे इनको फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आ रहे होते हैं, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से, जैसे इनको बार बार एक आइडिया आ रहा है, एक जा रहा है, एक सोच आ रही है, एक जा रही है, और इसकी वजह से डिस्ट्रैक्टिबिलिटी यानी एक जगह पे तवज्जो रखना इनके लिए मुश्किल हो रहा होता है, और इवन एक जगह पे बैठ भी नहीं सकते। 2 से 3 मिनट के बाद ये उठेंगे, कोई काम करना शुरू हो जाएंगे कि हम बाहर जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। तो इसकी वजह से इनमें एनर्जी लेवल की वजह से ये सारी अलामात आ रही होती हैं। और इसमें ये है कि अक्सर औक़ात देखा गया कि गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी या बिला वजह की कोई एक्टिविटी करना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि रात को उठें और सारे घर के नल खोलें और उनको दोबारा ठीक करना शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने चैनलाइज़ करनी है अपनी एनर्जी। और इसके अलावा जो है वो इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर सोशल एक्टिविटी जैसे किसी दोस्त वगैरह से मिलना, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और इसमें हकीकत से जो कांटेक्ट है, रियलिटी कांटेक्ट, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी ऐसे भी हो सकता है कि इनमें साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं। साइकोटिक सिम्टम्स क्या हो रहते हैं? वो ये होता है कि अक्सर औक़ात आपको वो चीज़ें सुनाई देती हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं, और वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं, जो एक्चुअल में प्रेजेंट है ही नहीं, वो आपको चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। और इसकी वजह से इनमें खुदकुशी की जो है वो रुझान बढ़ जाता है। तो इसमें इन अलामात की वजह से इनमें जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन यानी हस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो अलामात हैं कॉन्टीन्यूसली 6 से 7 दिन होती रहती हैं, ये सिम्टम्स होते रहते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें इसके साथ साथ जो सिम्टम आ रहे होते हैं, जो दूसरा फेज़ आ रहा होता है वो डिप्रेशन का फेज़ होता है। जैसे कि ऑलरेडी मरहम पे इसकी एक बहुत डिटेल वीडियो डिप्रेशन के बारे में पड़ी होती है, जिसमें डिप्रेशन में ये होता है मोस्टली कि सैडनेस फील होती है, कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा होता है, कोई काम अगर कर भी रहे हो उससे खुशी महसूस नहीं हो रही, नींद या तो बहुत कम आ रही है या तो बहुत ज़्यादा आ रही है, जो बॉडी का वेट है वो 5% या तो इंक्रीज़ होता है या तो फिर डिक्रीज़ होता है। और इसके अलावा जो चीज़ देखने में आई है डिप्रेशन में वो ये है कि आपकी जो बाकी सारी लाइफ है, ऑक्यूपेशनल यानी आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं आपकी कोई रिलेशनशिप है, वो आपका ख़राब हो रहा होता है, वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है डिप्रेशन के अंदर। तो ये डिफरेंट अलामात हैं बाइपोलर के अंदर, एक मैनिक की है और एक डिप्रेशन की, और दरमियान में क्या है, नॉर्मल। तो कॉन्टीन्यूसली ये इन्हीं तीनों फेजेस में चलता रहता है पेशेंट। या तो बहुत मैनिक फेज़ में होता है यानी अप मूड में होता है, फिर नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल रहने का जो दौरानिया है वो 4 से 6 महीने के दौरान है। कि यानी ऐसे हो सकता है कि पेशेंट 4 से 6 महीने के दौरान ठीक रहे और फिर उसको जो है वो इसकी अलामात ज़ाहिर हों। अक्सर औक़ात ये देखने में आया है कि जब वो पेशेंट साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट यानी मेडिसिन के लिए जाता है तो वो डिप्रेशन के फेज़ में होता है, और वो बता रहा होता है कि मेरा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा,
مجھے میں اگر کوئی کام کروں بھی اس سے مجھے خوشی محسوس نہیں ہوتی تو اس کو فوراً پرسکرائب کر دے گا لائک ڈپریشن کی میڈیسنس، کیونکہ غلط ڈائگنوز ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس نے اپنی جو پہلے والی علامات ہیں مینک فیز کی وہ نوٹ نہیں کی ہوتی اور ڈاکٹر کو یا سائیکالوجسٹ کو بتایا نہیں ہوتا. اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم یا پیشنٹ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ مینک فیز بتانا کتنا ضروری ہے اور اس چیز کو نوٹ کرنا. وہ آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے. جو اس میں میل اور فیمیل یعنی مرد اور خواتینوں کی جو ہے وہ ایکول شرح ہے، لیکن جو زیادہ تر کس عمر میں پایا جاتا ہے یہ 16 to 29 یعنی 16 سے 29 سال کی عمر میں یہ زیادہ مطلب دیکھنے میں آیا کہ بائی پولر زیادہ ہو سکتا ہے. اب اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بائی پولر کی وجوہات کی بات کریں تو اس کی وجوہات جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار جو ہے وہ جینیٹک فیکٹر پلے کر رہے ہوتے ہیں، جن کو موروثی عوامل بھی کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر خاندان میں کسی ایک انسان کو بائی پولر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرانسفر آگے ہو جائے جینز کے تھرو. اور اس کے علاوہ اگر کنٹینیوسلی ایک انسان اسٹریس یا پھر کسی ٹراما سے گزر رہا ہے تو چانسز انکریز ہو جاتے ہیں کہ اس کو بائی پولر ہو. اور اگر اس کی تشخیص ہم کیسے کریں کہ کیسے پتہ چلے کہ کسی انسان میں جو ہے وہ بائی پولر کے سمٹمز یعنی علامات شو ہو رہی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کو اتنا محسوس نہیں ہوگا، لیکن ارد گرد اس کے رہنے والے لوگ چاہے اس کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں یا پھر اس کے کوئی دوست ہو سکتے ہیں جو اس میں کنٹینیوسلی جو ہے وہ چینجز محسوس کر رہے ہیں، تو وہ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں، لیکن اس میں پراپر ڈیٹیل میں بتائیں کہ اس کو پہلے مینک فیز آیا ہے، یعنی یہ پہلے اس طرح سے خوش رہتا تھا، اس میں انرجی انکریز ہو گئی تھی اور یہ سمٹم آئے تھے، پھر ڈپریشن میں گیا، تاکہ وہ ایک پراپر طریقے سے ڈائگنوسس بنا سکیں اور بیماری کی تشخیص ہو سکے اور پھر علاج ایک صحیح ڈائریکشن میں چل سکیں. اپنی مدد آپ کے ذریعے علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس کی نیند کا بہت زیادہ خیال رکھیں. دوسرا یہ کہ اس کی ایکٹیویٹیز پلان کریں کہ دن میں کس وقت اس نے کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے، کیا کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوراک کا خیال رکھیں. کوئی ایسی یا ایکسٹرا اس پہ رسپانسبلٹی نہ ڈالیں جس کی وجہ سے اس میں بعد میں جو ہے وہ سٹریس آئے اور سٹریس اس کو لیڈ کرے بائی پولر کی طرف. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو کوشش کریں کہ اس کو کنٹینیوسلی چیزوں میں انڈلج رکھیں اور کہیں کسی نئی ایکٹیویٹی میں انڈلج نہ کریں. اور اس کے علاوہ اگر سچویشن بہت ورس ہو رہی ہے تو ٹرائی ٹو ریچ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں تاکہ وہ اس کو پراپر طریقے سے ایک ٹریٹمنٹ جو اس کی نیڈ ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کا علاج کر سکیں. اور اگر آپ نے مجھ سے کنسلٹنسی لینی ہے تو آپ marham.pk پہ اپنا سیشن اپوائنٹمنٹ مجھ سے بک کرا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.